Now friends, the third concept we see in this part B is with respect to rules of a stock exchange. अगर मैं सबसे पहले इसके मीनिंग की बात करूं, it is same as bylaws, right? It is one of the basic constitutional documents of a stock exchange. It is generally internal in nature. It is generally internal in nature in the sense, friends, you can say that इसके अंदर स्टॉक मार्केट के स्टॉक एक्सचेंज के जो मेंबर्स है, ब्रोकर्स है, उनके रूल्स ज्यादातर लिखे होंगे, उनके मैनेजमेंट के रूल्स लिखे होंगे. It contains provisions with respect to internal management of a recognized stock exchange, okay, membership of a stock exchange, meetings, and administration of a stock exchange. So friends, basically it contains the internal things of a stock exchange. अगर आप देखो तो बाइलॉज एक्सटर्नल था, ये रूल्स इंटरनल है. बाइलॉज के अंदर सिक्योरिटीज, कॉन्ट्रैक्ट, पेनल्टीज, उस सब के बारे में लिखा था. यहां पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मेंबर्स, उनकी मीटिंग, उनके एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब के बारे में लिखा हुआ है. तो काइंडली नोट डाउन दिस फ्रेंड्स. मीनिंग, लिखा फ्रेंड्स. अब दूसरा क्या आएगा, इसके सारे कंटेंट्स. राइट, कि भाई रूल्स के अंदर क्या क्या लिखा हुआ होना चाहिए. सबसे पहली चीज, restriction on voting rights and
voting rights to members only. So only the members can vote only in respect of matters placed before the stock exchange at any meeting, right? Not for anything else. With something is happening, some error. Only with respect to matters placed before in general meeting. सेकेंड इज नॉर्मली फ्रेंड्स क्या होता है, अगर आप नॉर्मल कंपनी की बात करो तो दो प्रकार से वोटिंग होता है, पोल एंड शो ऑफ हैंड्स. शो ऑफ हैंड्स का मतलब क्या होता है, एक इंसान का एक ही वोट होगा. एंड पोल में क्या होता है, आपके पास जितने शेयर्स होंगे प्लस उसके ऊपर आपने जितना पेड अप भरा होगा उसके मुताबिक आपका वोटिंग पावर डिसाइड होगा. बट एज फार एज द स्टॉक एक्सचेंज इज कंसर्न देयर विल बी ओनली शो ऑफ हैंड्स. सो ब्रोकर के पास कितने भी शेयर्स क्यों ना हो उसका वोट सिर्फ एक रह गया. कोई भी मेंबर के पास कितने भी शेयर्स क्यों ना हो इन रिस्पेक्टिव ऑफ हिज शेयर्स उसका वोटिंग राइट कितना रहेगा, सिर्फ एक रहेगा. Member entitled to only one vote irrespective of his paid up capital of recognized stock exchange. उसका सिर्फ एक ही वोट रहेगा. थर्ड फ्रेंड्स, नॉर्मल कंपनी में मेंबर खुद मीटिंग में जा सकता है और अगर मेंबर ना जा पाने वाला हो तो मेंबर किसको अपॉइंट कर सकता है, मेंबर कैन अपॉइंट अ प्रॉक्सी. हियर इट इज नॉट अलाउड. मेंबर कैन नॉट अपॉइंट प्रॉक्सी. मेंबर प्रॉक्सी को अपॉइंट कर सकता नहीं है. फिर चौथा, जो गवर्निंग बॉडी है यानी कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, राइट, उनके कंस्टिट्यूशन के बारे में कि कितने डायरेक्टर्स हो गए, राइट, फिर उसके अंदर कितने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हो गए, कितने ब्रोकर्स के डायरेक्टर्स हो गए, कितने पब्लिक के डायरेक्टर्स हो गए, वुमेन डायरेक्टर कितने हो गए, वैसा. उनका मैनेजमेंट पावर्स, राइट, के उनके कितने पावर्स हो गए. एंड मैनर इन विच इट्स बिजनेस टू बी ट्रांजैक्टेड, यानी किस तरीके से वो लोग अपने बिजनेस को ट्रांजैक्ट करेंगे. फिर फ्रेंड्स, स्टॉक एक्सचेंज के जो ऑफिस बेरर्स हो गए उनके पावर्स क्या, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या. ऑफिस बेरर्स यानी एम्प्लॉयज, ये सब लिखा होगा. अब फ्रेंड्स आगे बढ़े उसके पहले जस्ट खाली इतना लिखो, इतने कंटेंट्स लिखो, फिर मैं और कंटेंट्स लिखवाता हूं.
फ्रेंड्स, गवर्निंग बॉडी यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ऑफिस बेयरर्स यानी ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉइज। लिखा। अब फ्रेंड्स, दो और महत्वपूर्ण चीज होगी। मेंबर्स की बातें, राइट, यानी कि किस तरीके से उनका एडमिशन होगा, यानी कैसे आप स्टॉक एक्सचेंज के मेंबर बन पाओगे। क्वालिफिकेशंस, क्वालिफिकेशन इन द सेंस कौन कौन सी चीजें आपके पास होगी तो आप मेंबर बन पाओगे। फिर अगर आप गलती करोगे तो पहले क्या किया जाएगा, सस्पेंशन, तो उसके नियम। फिर क्या किया जाएगा, एक्सपल्जन, तो उसके नियम। एंड बाद में क्या हो सकता है, रीएडमिशन। तो कोई भी मेंबर यानी बेसिकली ब्रोकर्स की ये सारी चीजें किस में लिखी हुई होगी, उसके रूल्स में लिखी होगी। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, फर्म एज ए मेंबर। फ्रेंड्स, नॉर्मली हम जानते हैं नॉर्मली कंपनी में पार्टनरशिप फर्म मेंबर नहीं बन सकती, उसका एक अपवाद है, सेक्शन 8 कंपनी। सेक्शन 8 कंपनी में फर्म कैन बी एडमिटेड एज अ मेंबर। आज एक नया एक्सेप्शन लो, स्टॉक एक्सचेंज में भी फर्म कैन बी एडमिटेड एज अ मेंबर, कोई दिक्कत होगी नहीं। तो उसके रिलेटेड अगर आप कोई फर्म को मेंबर बनाना चाहते हो तो उसकी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या, राइट। फिर नॉमिनेशन प्रोसेस क्या, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव्स, इस सब की प्रोसेस क्या, ये भी लिखा हुआ होगा। सो ये सारी चीजें फ्रेंड्स रूल्स में लिखी होगी। एंड ये सब के रिलेटेड और स्टॉक मार्केट को चलाने के रिलेटेड सब कुछ इंसिडेंटल, एंसिलरी, रिलेटेड, सप्लीमेंट्री भी इसके अंदर लिखा होगा। ऑल अदर मैटर्स incidental, consequential and supplementary as may be necessary। जितनी चीजें नेसेसरी होगी वो सब नेसेसरी टू गिव इफेक्ट to any of the above matters. Just note this down, friends.
नाउ फ्रेंड्स, इसके अंदर तीसरी चीज क्या आएगी? प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन, यानी प्रिपरेशन ऑफ बाइलॉस, राइट? कोई बात नहीं, प्रिपरेशन, राइट? इसमें चेंज क्या करना होगा? खाली रूल्स रूल्स रूल्स। डन अप विथ, कंप्लीट, जस्ट कॉपी डाउन। क्या करेंगे फ्रेंड्स? हम यहाँ पे पहले रूल्स, ड्राफ्ट रूल स्टॉक एक्सचेंज बनाएगा, उसको सीजी ऑब्लिक सेबी को देगा, सीजी ऑब्लिक सेबी को उसे चेक करेंगे। चेक करने के बाद राइट उन्हें क्या किया जाएगा? पब्लिश किया जाएगा। पब्लिश होते ही दैट विल बिकम व्हाट? इफेक्टिव। ये फ्रेंड्स बाद में मॉड्यूल में से रीड कर, यानी नोट्स में से रीड करते हैं, मॉड्यूल में से रीड करते हैं। पहले फिलहाल जस्ट आप इसे कॉपी करो, जस्ट कॉपी इट डाउन। Just you take the copy of this. You can understand friends, earlier we did what? We understood bylaws in a very depth. You might be thinking that sir bylaws इतना डेप्थ में क्यों पढ़ा रहे? बिकॉज फ्रेंड्स बाद में मुझे क्या करना था? जस्ट बाइलॉज के अंदर क्या वर्ड रिप्लेस करना था? रूल्स। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको ये लिखना है। यू नीड टू कॉपी डाउन। हाँ, थोड़ा चेंज इसके रूल्स में, रूल्स के ऑल्टरेशन में है। अब फ्रेंड्स आज यहां तक रखते हैं। अब कल हम वापस से शुरुआत करेंगे इसी जगह से, रूल्स को ऑल्टर करने के प्रोसेस से। वी विल लर्न हाउ वी कैन ऑल्टर द रूल्स। Moreover, friends, once the bylaws are prepared, then there is also a need that bylaws can be altered. Alteration of bylaws. Friends, sorry, we are on rules. Alteration of rules. फ्रेंड्स, जैसे हमने देखा था ऑल्टरेशन ऑफ बाइलॉस, वैसा ही होता है ऑल्टरेशन ऑफ रूल्स, बट देयर इज जस्ट अ स्मॉल डिफरेंस बिटवीन बोथ, राइट? वी विल हाईलाइट। नाउ हमने ऑल्टरेशन ऑफ बाइलॉस में देखा था कि ऑल्टरेशन ऑफ बाइलॉस कैन बी डन
इवन बाय स्टॉक एक्सचेंज सुओ मोटो, यानी स्टॉक एक्सचेंज अपने बाइलॉज बदल सकता है, या फिर सेबी या सेंट्रल गवर्नमेंट उसके बाइलॉज को बदल सकता है। सिमिलरली उसी तरीके से ऑल्टरेशन बाय रिकग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज वो, यानी स्टॉक एक्सचेंज खुद अपने बाइलॉज को क्या करना चाहता है, बदलना चाहता है। तो फ्रेंड्स कैसी प्रोसेस होगी? फ्रेंड्स जो ओरिजिनल रूल्स बदलने की जो प्रोसेस थी ना, सिमिलर प्रोसेस इज हियर विथ रिस्पेक्ट टू ऑल्टरिंग द रूल्स। जो जैसी प्रोसीजर प्रिपरेशन ऑफ बाइलॉज की थी वैसी ऑल्टरेशन की थी, वैसी प्रिपरेशन ऑफ रूल्स की है, वैसी किसकी है? ऑल्टरेशन। तो याद करो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम क्या करते थे? तो फर्स्ट वॉज recognize stock exchange to prepare ड्राफ्ट। हम ऐसा लिखते थे रूल्स, अब हम क्या लिखेंगे? ड्राफ्ट ऑल्टर्ड रूल्स, राइट? recognize stock exchange to lodge यानी सबमिट ड्राफ्ट ऑल्टर्ड रूल्स टू सीजी ऑब्लिक सेबी। अभी तो हमें सेबी लिखना है, सीजी ऑब्लिक सेबी टू एनालाइज ड्राफ्ट ऑल्टर्ड रूल्स। एंड अगर सीजी ऑब्लिक सेबी को कोई भी प्रकार के चेंजेस करने लायक लगे, कोई भी प्रकार के मॉडिफिकेशंस करने लायक लगे, दे आर एट अ लिबर्टी टू डू द सेम। सीजी ऑब्लिक सेबी चेक कर लेगा कि जो कुछ भी है वो सब कुछ स्कारा सेबी सिक्योरिटीज मार्केट के हित में होना चाहिए, इन्वेस्टर्स के हित में रूल्स में लिखा होना चाहिए। अगर ऐसी कोई भी चीज जो सिक्योरिटीज मार्केट के हित में ना हो, या उस स्टॉक मार्केट के हित में ना हो, या इन्वेस्टर्स के हित में ना हो, तो वैसी कोई चीज लिखी होगी तो सेबी विल मेक एन सेबी विल मेक एन एफर्ट टू अमेंड द सेम। सीजी ऑब्लिक सेबी टू डू publication of rules by way of notification in अगर आपको याद हो फ्रेंड्स तो मैंने ऐसा शॉर्टकट बना रहता है, नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गजेट ऑफ इंडिया एंड notification in official gazette of state where registered office of stock exchange is situated या located. Once publication done, comma, in notification in official gazette of India, comma, altered rules shall be effective। वो altered rules है, वो क्या हो जाएंगे? एकदम इफेक्टिव हो जाएंगे। एंड बता, हमने एक पॉइंट देखा था कि अगर इमरजेंसी हो तो सीजी या सेबी में एग्जाम द रिक्वायरमेंट ऑफ प्रीवियस पब्लिकेशन। हियर ऑल्सो सीजी ऑब्लिक सेबी may, if required, dispense with the requirement of friends. This is the process with respect to alteration of rules by stock exchange suo moto. Friends, just take it down, just लिख लो अपनी नोटबुक।
फ्रेंड्स ये पूरा लिखना, यू डोंट ट्राई टू मेक यूज ऑफ एनी काइंड ऑफ शॉर्ट फॉर्म्स बिकॉज शॉर्ट फॉर्म्स आर नॉट अलाउड। ये तो मैं क्या करता हूँ हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए, मेरे पास स्क्रीन छोटी होती है, इसके लिए आई नीड टू यूज ऑफ दिस शॉर्ट फॉर्म्स। Now see, the another is now see. Alteration by CG ऑब्लिक से, यानी जैसे बाइलॉस को सीजी ऑब्लिक से भी ऑल्टर कर सकते थे, वैसे रूल्स को भी सीजी या सेबी क्या कर सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट या सेबी हैज द पावर दैट दे कैन डायरेक्ट द स्टॉक एक्सचेंज राइट टू मेक द चेंजेस। इसके लिए क्या होना चाहिए, व्हाट आर द पॉइंट्स? फर्स्ट, सीजी ऑब्लिक सेबी को जब भी चेंज करवाना हो टू कंसल्ट द गवर्निंग बॉडी यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, जिसका वो रूल्स चेंज करना चाहता है। एंड अगर वो जनरली हर एक रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के रूल्स चेंज करना चाहता है तो हर एक रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के गवर्निंग बॉडी को उन्हें क्या करना होगा, कंसल्ट करना होगा, यानी एक बार उनसे बातचीत करनी होगी। सीजी ऑब्लिक सेबी टू फॉर्म एन ओपिनियन दैट इट इज necessary or expedient to alter rules, यानी रूल्स को बदलना जरूरी है, ऐसा ओपिनियन करना होगा। सीजी ऑब्लिक सेबी टू पास एन ऑर्डर डायरेक्टिंग स्टॉक एक्सचेंज to alter rules specifying reasons for such alteration। उन्हें रीजंस बताने होगी कि भाई क्यों ऑल्टर करना पड़ेगा। जैसे ही ऑर्डर आता है इट इज द ड्यूटी ऑफ stock exchange to amend rules within 2 months of the CG ऑब्लिक सेबी, यानी जैसे सीजी ऑब्लिक सेबी का ऑर्डर आता है उसके 2 महीने के अंदर अंदर उन्हें कंपल्सरीली अपने रूल्स को क्या करना होगा, चेंज करना होगा, ऑल्टर करना होगा। इतना पहले कॉपी करो, फिर फ्रेंड्स मैं ये बताता हूं कि अगर स्टॉक एक्सचेंज चेंज ना करे तो व्हाट विल हैपन।
एक बार चेंज किया स्टॉक एक्सचेंज ने, फिर recognize stock exchange to lodge. Then friends, if in case SEBI or CG has passed an order on stock exchange, कि stock exchange you modify your rules, but stock exchange fails to do so. But stock exchange fails to do so. If a recognized stock exchange fails to or neglects to alter rules up to 2 months from date of order, then CG oblique SEBI to suo moto alter rules. यानी सीजी ऑब्लिक सेबी के कहने पे भी अगर स्टॉक मार्केट चेंज नहीं करता, और उसमें भी फ्रेंड्स आप जानते हो सीजी या सेबी ने स्टॉक एक्सचेंज के गवर्निंग बॉडी के साथ कंसल्ट करके डिसाइड किया था, तो अगर वो चेंज नहीं करते तो सीजी या सेबी अपने आप ये बाइलॉस को चेंज कर देंगे, सॉरी रूल्स को चेंज कर देंगे, एंड post alteration comma CG oblique SEBI to do publication of altered rules by way of नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गजेट ऑफ इंडिया, फ्रेंड्स मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था, एंड नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गजेट ऑफ स्टेट वेयर रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ स्टॉक एक्सचेंजेस सिचुएटेड. ये दोनों ऑफिशियल गजेट में वो पब्लिश कर देगा. ऑन पब्लिकेशन in notification in official gazette of India, comma altered rules shall become binding and shall be deemed as if rules are altered by रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज. इतना फ्रेंड्स खाली आप एक ऐड कर दो आप जो लिख रहे हो उसके अंदर. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट वी आर जस्ट टू कंक्लूड नाउ. आप पूरा लिखना फ्रेंड्स. And friends, last thing, इफेक्टिवनेस, कि क्या इफेक्टिवनेस होगी इस पर्टिकुलर रूल्स की. तो
rules shall always be effective notwithstanding. Friends, what is the meaning of notwithstanding? Overriding. Anything contrary contained in कंपनीज एक्ट 2013। यानी फ्रेंड्स आपने देखा हो तो नॉर्मली कंपनीज एक्ट के अंदर प्रॉक्सी इज अलाउड, ये प्रॉक्सी इज नॉट अलाउड। के अंदर जब वोटिंग करते हैं तो वोटिंग के दो तरीके होते हैं वोट्स कैलकुलेट करने के, पोल एंड शो ऑफेंस, एंड हियर इट इज ओनली शो ऑफेंस। So it happened that our rules is contradicting with Companies Act 2013. Still, as it's not a normal company, but it's a stock exchange company, rules will override the Companies Act. Or any other law for time being in force. Right? So this is to be always kept in mind. So just also take down this, and hereby we end up with the concept of bylaws and rules. यानी हमारा जो पार्ट है, राइट, हमने सबसे पहले बेसिक पार्ट देखा था, राइट, बेसिक कॉन्सेप्ट। फिर दूसरा पार्ट हमने क्या देखा, बाइलॉज एंड रूल्स, तो उसको मेंड करेंगे। एंड फिर हम एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट की शुरुआत की ओर आगे बढ़ेंगे, दैट इज द प्रोविजंस विथ रिस्पेक्ट टू रिकॉग्निशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। पर उसके ऊपर जाए उसके पहले जस्ट आप ये कॉपी कर लो, द प्रोविजंस ऑफ इफेक्टिवनेस। Now friends, let us move towards the next part. Part C. Recognition of a stock exchange. Recognition of a stock exchange, यानी कि कब एक स्टॉक एक्सचेंज रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज बनेगा। अब फ्रेंड्स, इसके लिए आपको लास्ट लेक्चर क्लियर होना चाहिए, और लेक्चर नंबर 2। सो इन केस यू हैव मिस्ड आउट लेक्चर नंबर 2 एंड यू हैव डायरेक्टली प्लंज्ड इनटू दिस लेक्चर नंबर 3, देन एक मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि ये देख लो, कोई बात नहीं, पर इसके बाद एक बार लेक्चर 2 देख लेना, तो यू विल गेट अ बेटर क्लैरिटी, राइट। एंड इवन दोज हु हैव वॉच्ड लेक्चर नंबर 2, but after this lecture 3, kindly watch that lecture. You will get a better conceptual clarity that what things we discussed are now effective. Now, Aj, what is the rule? Only a recognized stock exchange shall operate in Indian securities market.
इंडिया की सिक्योरिटीज मार्केट में सिर्फ और सिर्फ एक रिकग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज चलेगा। रिकग्निशन, एंड मैं एक काम करूंगा फ्रेंड्स, मैं रिकग्निशन को हमेशा आर ई लिखूंगा। मैं आर लिखूंगा तो रूल्स हो जाएगा शॉर्ट फॉर्म में, तो मैं आर ई लिखूंगा। आपको तो पूरा रिकग्निशन लिखना है फ्रेंड्स, यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू यूज एनी काइंड ऑफ शॉर्ट फॉर्म्स। एंड आई अगेन सिंसियरली रिक्वेस्ट, मैं जब आपको लिखने के लिए समय देता हूं तब फ्रेंड्स आप प्लीज यहां लेक्चर में, चालू वीडियो लेक्चर में नोट्स बनाते रहो। रिकग्निशन इज ग्रांटेड बाय सेबी, पर मैं क्या लिखता हूं, सीजी ऑब्लिक सेबी। एंड रिकग्निशन इज granted to stock exchange only if stock exchange is in the form of company under कंपनीज एक्ट। अगर वो कंपनी अंडर कंपनीज एक्ट होगा तो ही उसे रिकग्निशन ग्रांट होगा, अदरवाइज उसे रिकग्निशन ग्रांट नहीं होगा। इतना खास ध्यान रखना। तो फ्रेंड्स एक काम करो, पहले खाली इतना लिखो, फिर मैं आपको पूरा कंपैरिजन बताता हूं कि जो पुरानी कंपनीज थी, पुराने स्टॉक एक्सचेंज थे, उन्हें क्या करना पड़ा और आज अगर हम स्टॉक एक्सचेंज बनाना चाहते तो क्या करना होगा। बट ऑलवेज रिमेंबर दिस पॉइंट्स अलॉन्ग विथ कॉपिंग। इतना खाली लिख लो फ्रेंड्स। लिखा फ्रेंड्स। नाउ सी, मैं आपको कॉन्सेप्चुअली आई मेक यू अंडरस्टैंड हाउ द थिंग्स वर्क। हम दो स्टॉक एक्सचेंज को दो पार्ट में करते थे। एक जो एग्जिस्टिंग स्टॉक एक्सचेंज है, मींस स्टॉक एक्सचेंज वाज देयर इवन बिफोर द स्कारा, उनके साथ क्या हुआ। एंड दूसरे जो स्कारा के बाद आए, यानी स्कारा के कमेंसमेंट के बाद स्टॉक एक्सचेंज कमेंस हुए, या फिर आप कह सकते हो आज अगर आप स्टॉक एक्सचेंज खोलना चाहते हो तो क्या होगा। तो लेट्स टेक द अंडरस्टैंडिंग। How the things goes, let us take the understanding friends. Now friends, let us bifurcate the stock exchanges into two parts, right? Stock exchange commenced prior to SCARA and post SCARA. इसे हम कहते हैं एग्जिस्टिंग स्टॉक एक्सचेंज, इसे हम कहते हैं न्यू स्टॉक एक्सचेंज। अब पहले बात करते हैं पुराने स्टॉक एक्सचेंज। तो पुराने स्टॉक एक्सचेंज को क्या करना पड़ा था फ्रेंड्स। फर्स्ट
पुराने स्टॉक एक्सचेंज को क्या करना पड़ा था फ्रेंड्स? Whichever were the old stock exchanges, what they needed to do, right? Then those old stock exchanges were, उसमें क्या होता था? Incorporation of a company under Companies Act 2013, यानी कंपनीज एक्ट 2013 के मुताबिक जो ऑलरेडी पुराने स्टॉक एक्सचेंज है। अब जो फ्रेंड्स पुराने स्टॉक एक्सचेंज थे, ओल्ड स्टॉक एक्सचेंजेस, दे वर इधर इन फॉर्म ऑफ बॉडी, इधर इन फॉर्म ऑफ बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, और दे वर इन फॉर्म ऑफ द सोसाइटी, राइट? तो हमें उनको अगर स्कारा के आने के बाद अगर कंटिन्यू करना हो तो सबसे पहला काम हमें क्या करना होगा? इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी। देन वंस द इनकॉर्पोरेशन इज डन, सेकेंड, कॉर्पोरेटाइजेशन एंड डीम्यूचुअलाइजेशन। उसके बाद आपको कॉर्पोरेटाइजेशन डीम्यूचुअलाइजेशन करना था। कॉर्पोरेटाइजेशन में क्या होता था? आप नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी को एक कॉर्पोरेट एंटिटी में कन्वर्ट करते थे। हमने पूरा देखा था स्कीम बनाने का, स्कीम में सारी चीजें जाएगी एंड ऑल दो स्टफ। उसके बाद प्रिपरेशन एंड पब्लिकेशन ऑफ बाइलॉज एंड रूल्स। फिर स्टॉक एक्सचेंज अपने बाइलॉज एंड रूल्स बनाता है। स्टॉक एक्सचेंज वो बाइलॉज एंड रूल्स सेबी को देता है या सीजी को देता है, सीजी उसे पब्लिक करती है। दिस इज नोन एज प्रीवियस पब्लिकेशन। उसके बाद रिकॉग्निशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, means they have to apply for recognition. This is how the old stock exchange got recognized and continued to operate. फिर फ्रेंड्स अगर आप कंपेयर करते हो, मान लो कि स्कारा के आने के बाद जो स्टॉक एक्सचेंजेस बने, या आज के दिन अगर आप कोई स्टॉक एक्सचेंज की शुरुआत करते हो, मींस टुडे यू स्टार्ट अ स्टॉक एक्सचेंज, तो आपको क्या करना होगा? सीधा यू नीड टू इनकॉर्पोरेट अ स्टॉक कंपनी इन द नेचर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। क्या आपको कॉर्पोरेटाइजेशन डिम्यूचुअलाइजेशन करने की जरूरत होगी? नहीं। फिर आपको क्या करना होगा? दूसरा, आपके बाइलॉज एंड रूल्स बनाने होंगे। यू हैव टू सबमिट टू सेबी, सेबी विल पब्लिश इट, एंड आफ्टर दैट यू हैव टू अप्लाई टू सीजी ऑब्लिक सेबी। दे विल इंश्योर इफ एवरीथिंग इज परफेक्ट, दे विल ग्रांट यू recognition, and once the recognition is granted, you will become a recognized stock exchange. So friends, this is how the old or new stock exchanges were moving ahead. Steps for becoming recognized stock exchange. फिर हम ये पूरा recognition का जो प्रोविजन है वो अब हम डिटेल में देखने वाले हैं। ये वाला अब हम पढ़ने वाले हैं। देखो, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी जो फर्स्ट स्टेप है वो तो कंपनीज एक्ट में आता है। कॉर्पोरेटाइजेशन डीम्यूचुअलाइजेशन वो मैंने आपको कब पढ़ाया? पार्ट 1 के अंदर, बेसिक कॉन्सेप्ट्स में मैंने आपको पढ़ा दिया, राइट, पूरा डिटेल में। देन प्रिपरेशन एंड पब्लिकेशन ऑफ बाइलॉज एंड रूल्स कब पढ़ाया? पार्ट 2 के अंदर, यानी पार्ट बी के अंदर। और अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? पार्ट सी, राइट। सो रिकॉग्निशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, उसके ऊपर जाते हैं, पर उसके ऊपर जाए उसके पहले आप ऐसे एक टेबल खाली बना दो सो दैट यू गेट अ बेटर क्लैरिटी। एकदम परफेक्टली लॉजिकली समझ के सब कुछ करना। नाउ फ्रेंड्स, व्हाट आर द स्टेप्स फॉर रिकॉग्निशन ऑफ अ स्टॉक एक्सचेंज? कैसे एक रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज, एक स्टॉक एक्सचेंज एक रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज बन सकता है? ये हमने क्या देखा फ्रेंड्स? प्रोविजन देखे।
अब हम पूरा डिटेल में क्या देखने वाले, द होल रिकग्निशन प्रोसेस। मैं आपको पहले डायग्रामेटिकली समझाता हूं, फिर हम क्या करते हैं उसी चीज को पूरा रीड करके समझते हैं। फर्स्ट लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड इन अ डायग्रामेटिक मैनर। There is a stock exchange. जिसका नेचर क्या है, which is a company under कंपनीज है, एंड वो कन्वर्ट किस में हो जाएगा, a very peculiar in presentation friends, you'll enjoy, in recognized स्टॉक एक्सचेंज। एक स्टॉक एक्सचेंज था जो रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में कन्वर्ट हो जाएगा। पहले इट वाज एससी। नाउ हाउ द थिंग्स टेक्स प्लेस, तो या तो सेंट्रल गवर्नमेंट या तो सेबी। सबसे पहले हमारा जो स्टॉक एक्सचेंज है वो ऑब्वियसली कंपनी होना चाहिए। अगर नया बनाया है तो कंपनी होगा, अगर पुराना होगा तो उसे कॉर्पोरेटाइजेशन एंड डीम्यूचुअलाइजेशन करके कंपनी में कन्वर्ट किया होगा। सो ये पर्पल वाला, जो ये ऊपर पर्पल वाला जो स्टॉक एक्सचेंज है वो इधर कॉर्पोरेटाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज है या न्यूली इनकॉर्पोरेटेड स्टॉक एक्सचेंज है। They have to do एप्लीकेशन फॉर रिकॉग्निशन। हम देखते हैं कैसे होता है पूरा। जैसे वो सीजी ऑब्लिक सेबी को अप्लाई करेंगे फॉर रिकॉग्निशन, सीजी ऑब्लिक सेबी विल डू व्हाट, देन व्हाट सीजी ऑब्लिक सेबी विल डू, to do validation of application। वो लोग उस पूरी एप्लीकेशन को क्या करेंगे, चेक करेंगे। अब दो सिचुएशन होता है, सीजी ऑब्लिक सेबी डीम्स फिट। मैं पूरा डायग्राम ड्रॉ करने के लिए आपको समय दूंगा, अभी खाली यहां दे दो, सीजी ऑब्लिक सेबी डीम्स फिट। दो सिचुएशन, हां एंड ना। अगर ना तो व्हाट विल हैपन, वो लोग क्या करेंगे, रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस, रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस, रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस के बाद स्टिल
डीम्स फिट रिजेक्शन। क्या अभी भी लग रहा है कि एप्लीकेशन को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए? हाँ, तो रिजेक्शन, देन देर विल बी व्हाट, रिजेक्शन। पर अगर उन्हें लगता है रिजेक्शन नहीं करना चाहिए, व्हाट इट मीन्स, सीजी ऑब्लिक सेबी को पहले ही सब कुछ सही लग रहा है, पहले ही अगर सब कुछ सही लग रहा है, तो फिर व्हाट दे विल डू, grant recognition. They will, CG oblique SEBI will grant recognition, right? एंड अगर ऐसा हुआ कि पहले सही नहीं लगा पर बाद में अपॉर्चुनिटी दी एंड फिर सही लगा, then also they will grant the recognition. This is how, friends, whole process will happen. मैं काम करता हूं आपकी इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए, आपको ये दिख रहा होगा। एक मिनट, मैं पहले नोट नंबर लिखते हैं, तो फिर सबसे पहले आप ये कॉपी करो, फिर मैं आपको पूरा समझाता हूं। यहां एक अलग अलग वर्किंग नोट डाल देते हैं। नोट 1 कैसे अप्लाई करना है, नोट 2 कौन से क्राइटेरिया को चेक करेंगे, अगर अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देंगे तो कैसे देंगे, एंड रिकग्निशन मिलेगा तो भी कैसे मिलेगा। ये 4 नोट है। आप एक काम करो फ्रेंड्स, सबसे पहले ये डायग्राम जो है पूरा मैंने बनाया, ऐसा आपके नोटबुक के अंदर लैंडस्केप फॉर्म में कॉपी करो। ये डायग्राम एक्चुअली है ऐसा, पर आपको पूरा दिखाई दे इसलिए मैंने पोर्ट कर दिया। जस्ट कॉपी डाउन दिस डायग्राम। फिर फ्रेंड्स हम एक एक स्टेप को डिटेल में यहां पे एनालिसिस करना सीखते हैं कि हाउ एंड एवरीथिंग विल हैपन। Now see friends, we are moving towards note 1. What is friends note 1? ये रहा, towards this note 1. Note 1 is application for recognition, यानी कैसे हम recognition के लिए अप्लाई करते हैं। Note 1,
एप्लीकेशन फॉर आरई डॉट। आरई डॉट का मतलब क्या? रिकग्निशन। फर्स्ट पॉइंट, फॉर्म। कौन सा फॉर्म होगा? तो यहां पे फॉर्म है फॉर्म ए। फॉर्म के साथ आपको क्या करना होगा? डॉक्यूमेंट्स अटैच करने होंगे। तो कौन से डॉक्यूमेंट अटैच करोगे? ए, हमने बाइलॉज एंड कॉपीज बनाई होगी तो 4 कॉपीज ऑफ बाइलॉज। बी, 4 कॉपीज ऑफ रूल्स। इसके अलावा एनी अदर डॉक्यूमेंट इफ डिमांडेड वी नीड टू फर्निश इट। फॉर्म डॉक्यूमेंट, फीस ₹500। राइट, इस तरीके से वी विल अप्लाई फॉर रिकग्निशन। अब जैसे आप रिकग्निशन के लिए अप्लाई करोगे, राइट फ्रेंड्स, खाली लिख दो फॉर्म डॉक्यूमेंट फीस। एंड खास करके बाइलॉज एंड रूल्स एकदम कंप्लीट होने चाहिए। यहां पे जब आप रूल्स देते हो तो इन दैट रूल्स यू कैन से, सुनते जाओ, लिखते लिखते खाली सुनते जाओ। द गवर्निंग बॉडी के सारे प्रोविजंस होने चाहिए। ये फ्रेंड्स ऑलरेडी मैंने पार्ट बी में आपको करवा दिया, खाली कह रहा हूं। गवर्निंग बॉडी के रूल्स होने चाहिए, ऑफिस बेरर्स के रूल होने चाहिए, मेंबर कैसे बन सकते हैं उसके रूल्स होने चाहिए। खास करके पार्टनरशिप फर्म कैन ऑल्सो बी एडमिटेड एज ए मेंबर, तो उनको अगर मेंबर बनाता है तो ये सारी चीजों के जो रूल्स होंगे वो आपकी, ये जो प्रोविजंस होंगे वो आपकी ये रूल्स है उसके अंदर सब होना चाहिए। तो फ्रेंड्स आपने लिख लिया। अब जैसे हम अप्लाई करते हैं उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट या सेबी हमेशा चेक करेंगे कि भाई वेदर इट इज एडवाइजेबल दैट वेदर द कंपनी इज एलिजिबल टू बी ग्रांटेड अ रिकग्निशन एज अ स्टॉक एक्सचेंज, यानी शुड द स्टॉक एक्सचेंज बी रिकॉग्नाइज्ड। राइट, खास करके वो चेक किया जाएगा। तो कैसे चेक किया जाएगा? तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, दैट इज योर नोट 2। The eligibility criteria. So we need to ensure that whether the firm is eligible or not. So eligibility, how we will test it? How we will test the eligibility? Then the eligibility is to be tested, and we need to always ensure that whether the central government or SEBI has taken the registration, means whether it is eligible or it is not eligible. So what we will do the first is CG/SEBI to ensure that following conditions are fulfilled or not. Which conditions are to be fulfilled? So first they will check that bylaws and rules are in conformity with such terms and conditions which ensure fair dealing and प्रोटेक्ट इन्वेस्टर्स। यानी सेबी चेक करेगा कि जो भी बाइलॉज एंड रूल्स बनाए गए, नो डाउट सेबी हैज ऑलरेडी चेक, बट सेबी विल स्टिल चेक कि उसके अंदर जो भी सिक्योरिटीज के फेयर डीलिंग है उसकी बातचीत की गई हो, उसके लिए हो, एंड इन्वेस्टर्स के हित प्रोटेक्ट होगी उसके लिए जो भी प्रिकॉशंस लेने पड़े वो सारे उस बाइलॉज एंड रूल्स के अंदर लिए गए। स्टॉक एक्सचेंज is ready to comply with Act
rules and regulations made thereunder, directions issued by CG एंड सेबी, राइट, वो खास ध्यान में रखना है, ये कंप्लाई करने के लिए रेडी होने चाहिए। तीसरा, ग्रांट ऑफ रिकग्निशन is in interest of सिक्योरिटीज मार्केट, यानी वो सिक्योरिटीज मार्केट के हित के लिए होना चाहिए, इन द इंटरेस्ट ऑफ ट्रेड, इन द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स एंड इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक एट लार्ज। इतनी कंडीशंस फुलफिल होती होगी तब जाके सेंट्रल गवर्नमेंट या सेबी क्या करेगा, उन्हें रिकग्निशन ग्रांट करेगा। सो डू जस्ट वन थिंग, just copy down this second eligibility criteria wala point in your notebook, then we move it. This is note 2, means central government will, yes, SEBI will always ensure that this needs to be complied with. Now friends, the third note is with respect to rule of natural justice. ये rule of natural justice कब काम में आएगा friends? Then you can say that कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या सेबी को ऐसा लगा कि स्टॉक एक्सचेंज इज नॉट कंप्लाइंग विद द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो सीधा यू कैन नॉट, मींस सेबी कैन नॉट डायरेक्टली डिनाई, बिकॉज जब भी कोई भी नेगेटिव एक्शन लेना हो तो ऑलवेज अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड नीड्स टू बी गिवन। So note 3, right, कभी आएगा? It shall be exercised when CG or SEBI has a reasonable ground to believe that recognition shall not be granted। यदि recognition grant नहीं करना चाहिए, ऐसा CG ऑब्लिक सेबी को reasonably ऐसा लग रहा हो, तब हमें इसको ध्यान में लेना चाहिए। सबसे पहले क्या किया जाएगा यहां पे, what will be done? What will be done? सबसे पहले, फिर आप कॉपी करो फ्रेंड्स, सबसे पहले CG ऑब्लिक सेबी टू रिकॉर्ड ग्राउंड्स ऑफ रिजेक्शन इन राइटिंग, यानी कि किन ग्राउंड्स पे रिजेक्ट करे वो रीजंस उन्हें खास करके रिकॉर्ड करने होते हैं। सेकेंड, CG ऑब्लिक सेबी टू
serve, show cause notice, to स्टॉक एक्सचेंज। फिर किन ग्राउंड्स पे सेबी को लग रहा है कि रिकग्निशन शुड नॉट बी ग्रांटेड, दैट शुड बी कम्युनिकेटेड टू द स्टॉक एक्सचेंज, राइट? दैट शुड फर्स्ट ऑलवेज बी व्हाट, दैट शुड बी कम्युनिकेटेड टू द स्टॉक एक्सचेंज. So stock exchange will accordingly reply to CG oblique SEBI, and after considering that reply, again the CG oblique SEBI will rethink that whether the recognition should be granted or not. So then what will happen? Give reasonable opportunity of being heard. You have to give reasonable opportunity of being heard. And उसके बाद still CG oblique SEBI deems fit रिजेक्शन। तो दो सिचुएशन हो सकती है, हाँ तो रिजेक्ट एंड ना to grant recognition. So this is how, friends, the rule of natural justice needs to be observed. So what are the main points? You start copying, friends. Record grounds of rejection, serve show cause notice, provide opportunity of being heard. There are three main things to be ensured. Also, friends, write down this in your notebook. Then, friends, comes this last note, note 4, grant of recognition. कि recognition कैसे grant होगा? तो A, publication, CG oblique SEBI to grant recognition by way of notification in Official Gazette of India
and notification in official gazette of state, right, where registered office of recognized stock exchange is situated. ये दोनों जगह के ये दोनों नोटिफिकेशन में आएगा एंड यहां जब आए तो रिकग्निशन बिकम्स इफेक्टिव. जिस दिन ऑफिशियल गजट ऑफ इंडिया में आया उस दिन से रिकग्निशन क्या हो जाएगा, देन यू कैन से रिकग्निशन विल बिकम इफेक्टिव. एंड दूसरा, CG oblique SEBI may impose restrictions such as, first, maintenance of accounts of members and audit by चार्टर्ड अकाउंटेंट. यानी वो हर एक ब्रोकर को बोल सकते हैं कि हर एक स्टॉक एक्सचेंज के हर एक ब्रोकर को एक प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में अकाउंट्स मेंटेन करने होगा और उसका ऑडिट भी सीए के पास करवाना होगा. सेकेंड, अपॉइंटमेंट ऑफ सीजी रिप्रेजेंटेटिव्स, मैक्सिमम 3. यानी कि मैक्स टू मैक्स 3 रिप्रेजेंटेटिव तक सेंट्रल गवर्नमेंट स्टॉक एक्सचेंज के बोर्ड के ऊपर अपॉइंट कर सकते. मैनर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स एंटर्ड इनटू बिटवीन मेंबर्स. यानी जब दो ब्रोकर्स अंदर अंदर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, राइट, नॉर्मली ब्रोकर्स क्या करते हैं, अपने क्लाइंट के बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, पर जब दो ब्रोकर्स के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो, उनको किस तरीके से एंटर किया जाएगा और उनको किस तरीके से एनफोर्स किया जाएगा. मैनर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स्ड बिटवीन मेंबर्स. एंड लास्ट इज क्वालिफिकेशंस. एक मिनट कॉपी करने के लिए टाइम देता हूं. क्वालिफिकेशंस फॉर मेंबरशिप. क्वालिफिकेशंस मींस फ्रेंड्स क्राइटेरिया टू बी फुलफिल. यानी अगर कोई इंसान मेंबर बनना चाहता है तो कौन से क्राइटेरिया को फुलफिल करना होगा वो भी सीजीएस भी बता सकता है एट द टाइम ऑफ ग्रांटिंग द रिकग्निशन. दिस विल बी द टर्म्स एंड कंडीशंस, and if those terms and conditions are given, then they need to compulsorily comply with those terms and conditions.
Plus friends, we need to note down what will be the form for grant of recognition. Then it is in form B. यानी सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्लाई करना होता है फॉर्म ए में, एंड सेंट्रल गवर्नमेंट जो रिकग्निशन ग्रांट करेगा, दैट रिकग्निशन विल बी फॉर व्हाट, इन फॉर्म बी. एंड ऑल्सो इंश्योर दैट रूल्स या बाइलॉज जो होते हैं उनको कभी हम चेंज नहीं कर सकते एक्सेप्ट विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ सीजी और सेबी. एंड ऑल्सो वन मोर थिंग, अगर रिकग्निशन परमानेंट बेसिस पे दिया गया तो कोई इश्यू है नहीं, पर अगर रिकग्निशन परमानेंट बेसिस पे नहीं दिया गया, राइट, तो इट शैल बी फॉर अ पीरियड विच इज स्पेसिफाइड इन द रिकग्निशन, एंड वो पीरियड मिनिमम 1 ईयर का होगा. तो जैसे वो पीरियड एक्सपायर होगा उसके बाद हमें क्या करना होगा, तो हमें रिकग्निशन को क्या करवाना होगा, रिकग्निशन को रिन्यू करवाना होगा. Then in that situation, we need to renew the recognition. So now let's friends look at the provisions with respect to renewal of recognition. यहाँ पे recognition का पूरा कॉन्सेप्ट खत्म हो. अब एक बार पहले रीड करते हैं recognition के provisions को. Section 3 and 4. Any stock exchange which is desirous of being recognized shall make an application to CG oblique SEBI. वो तो by default आ ही जाएगा, CG oblique SEBI. तो जिस किसी भी स्टॉक एक्सचेंज को अपने आप को डिजायरस यानी विलिंग, तो उन्हें कंपल्सरीली CG oblique SEBI को क्या करना होगा, अप्लाई करना होगा. Every application shall contain such particulars as may be prescribed. सबसे पहली चीज क्या, फॉर्म ए. दूसरा उसके साथ फीस कौन सी होगी, 500. The fees shall be deposited in the nearest government treasury or nearest branch of State Bank of India. However, at Mumbai, Kolkata, Chennai, Delhi and Kanpur, the fees shall be deposited in Reserve Bank of India. This is just clarification. इन्हें 500 रुपए में देने. The application shall be accompanied by the receipt granted by the government treasury or the State Bank of India or the Reserve Bank of India, right, of the amount paid. And the receipt shall contain the clear particulars as the matters specified in annexure to Form A. That is not important. The application shall be accompanied with 4 copies of bylaws, and the bylaws shall contain the matters relating to regulation and control of contracts. और ये हमने ऑलरेडी पहले देख लिया था कि भाई bylaws के अंदर कौन कौन सी चीजें होती है. Rules. The application shall be accompanied with 4 copies of rules of stock exchange. The rules shall contain the matters dealing with constitution and management of stock exchange. ये भी मैंने आपको बता दिया था. In case the stock exchange is an incorporated body, the expression rules shall also include the memorandum and articles of stock exchange. Right? And खास करके उसके अंदर कौन कौन सी चीजों के बारे में होना चाहिए, गवर्निंग बॉडी यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में होना चाहिए. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पावर्स क्या, उनका कंस्टिट्यूशन क्या, राइट. देन ऑफिस बेरर्स की पावर्स एंड ड्यूटीज क्या, ऑफिस बेरर्स यानी एम्प्लॉइज. फिर मेंबर एंड एडमिशन ऑफ फर्म एज ए मेंबर. ये सब फ्रेंड्स मैंने आपको रूल्स के कंटेंट्स में समझाया था. देन द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल मेक सच इंक्वायरी एज मे बी नेसेसरी इन दिस बिहाफ एंड इट मे रिक्वायर द स्टॉक एक्सचेंज टू फर्निश सच फर्दर इंफॉर्मेशन एज मे रिक्वायर. यानी कई बार अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या सेबी इज अनेबल टू कम टू अ कंक्लूजन दैट क्या सच में रिकग्निशन ग्रांट करे कि ना करे, तो वो इंक्वायरी कर सकते हैं. एंड बिफोर ग्रांटिंग रिकग्निशन टू स्टॉक एक्सचेंज, द सेबी may make such inquiries and require such further information as it deems fit or necessary relating to information furnished by the stock exchange. अब अगर सेबी को सब कुछ सही लगता है तो सेबी विल ग्रांट रिकग्निशन. सेबी को सही नहीं लगता है तो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, वो तो मैंने आपको डिटेल में समझाया था, रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस. नो एप्लीकेशन फॉर ग्रांट ऑफ रिकग्निशन शैल बी रिफ्यूज्ड unless an opportunity of being heard has been given to stock exchange. The reason for such refusal shall be communicated to stock exchange in writing. यानी सबसे पहले क्या होगा, record the reasons in writing. Second, serve show cause notice. Third, give reasonable opportunity of being heard. And fourth, ये सब सुनने के बाद वापस से डिसाइड करना होगा कि whether the recognition should be granted or not. The
The central government may grant recognition to stock exchange if it is satisfied that rules and bylaws ensure fair dealing and protect investors, means they are in conformity with those terms and conditions. दूसरा, the stock exchange is willing to comply with any other conditions which the central government may impose for the purpose of carrying out the objects of this act. However, the central government shall impose such conditions only after consulting the governing body of the stock exchange, right? And while imposing such conditions, the central government shall give due regard to the area served by the stock exchange, its standing, and the nature of securities dealt with. While granting the recognition to stock exchange, the central government may impose such terms and conditions. ये फ्रेंड्स वो मैंने बताया कौन सी टर्म्स एंड कंडीशन. गवर्नमेंट अपने रिप्रेजेंटेटिव को अपॉइंट कर सकते हैं, मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स, ऑडिट बाय सीए, कैसे मेंबर्स के बीच के कॉन्ट्रैक्ट्स को एनफोर्स किया जाएगा, एंड व्हाट इज द क्वालिफिकेशंस फॉर बिकमिंग मेंबर. ये टर्म्स एंड कंडीशंस उस पे लिखे हुए होंगे. So every member shall get his accounts audited by a CA wherever such audit is required by the SEBI. एक बार रिकग्निशन मिल जाए उसके बाद आप रूल्स को बिना गवर्नमेंट के अप्रूवल के चेंज नहीं कर सकते. हमें रिकग्निशन कौन से फॉर्म में मिलेगा? फॉर्म बी में. एंड रिकग्निशन परमानेंट हो तो कोई इश्यू नहीं है, अदरवाइज परमानेंट नहीं है तो वो मिनिमम 1 साल का होगा. कितने साल का होगा? दैट विल बी स्पेसिफाइड इन द रिकग्निशन सर्टिफिकेट इटसेल्फ. एंड स्टॉक एक्सचेंज शैल कंप्लाई विद सच कंडीशंस एज are or may be prescribed or imposed under the provisions of this act, rules and regulations. Plus friends, publication in official gazette. तो कहें से दो official gazette हो गए, official gazette of India and official gazette of state, in which the principal office यानी register office of stock exchange is situated. And जिस दिन इंडिया में आता है तब से वो क्या माना जाएगा? इफेक्टिव माना जाएगा. तो this is friends with respect to, you can say, the grant of recognition. अब फ्रेंड्स और एक सेक्शन देखते हैं. हमने देखा कि रिकग्निशन या तो परमानेंट हो सकता है या तो टाइम बीइंग हो सकता है, राइट? अगर रिकग्निशन टाइम बीइंग है, परमानेंट है तो कोई इश्यू नहीं है. पर इन केस रिकग्निशन टाइम बीइंग है, द रिकग्निशन इज फॉर टाइम बीइंग, देन हमें क्या करवाना होगा? Renewal of recognition. We need to go for renewal of recognition. One, recognition is not on परमानेंट बेसिस. दूसरा, रिकग्निशन इज टू एक्सपायर, यानी जो रिकग्निशन दिया था वो एक्सपायर होने वाला हो तब. अब प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग, तो उसमें फर्स्ट हमेशा फॉर्म होगा. यहां फॉर्म कौन सा है? फॉर्म ए, सिमिलर फॉर्म. सेकेंड, फीस, बिकॉज स्टॉक एक्सचेंज की सारी इंफॉर्मेशन सभी के पास होगी. फीस कितनी होगी? 200. एंड थर्ड, हियर इंपॉर्टेंट विल बी टाइम लिमिट. एप्लीकेशन मेड at least 3 months before expiry of period of recognition. यानी रिकग्निशन का जो पीरियड एक्सपायर होने वाला था उसके 3 महीने बाकी हो मिनिमम, राइट? तब हमें क्या करना है? अप्लाई कर देना है, राइट? सो टाइम बचेगा रिन्यूअल के लिए. सो जब तक पुराना रिकग्निशन एक्सपायर नहीं होता उसके पहले तो हमारा रिकग्निशन क्या हो जाएगा? रिन्यू हो जाएगा. सो स्टॉक एक्सचेंज विल कंटिन्यूअसली एबल टू सर्व एज व्हाट? एज अ रिकग्नाइज्ड स्टॉक exchange.
So see, let us read this. इसे समझते हैं. The provisions relating to renewal of recognized stock exchange are as under: the application for renewal is to be made in Form A at least 3 months before the expiry of the period of recognition, and it should be along with rupees 200 payable along with such application. And the provisions contained shall apply, means the provisions और recognition के लिए वो सब कुछ renewal के लिए भी shall apply to renewal of recognition as they apply to grant of recognition. यानी जितना ध्यान सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी स्टॉक एक्सचेंज को recognition ग्रांट करते वक्त करता है, उतना ही ध्यान, उतने सारे प्रिकॉशंस सेंट्रल गवर्नमेंट उस दिए गए recognition के रिन्यूअल के लिए जब एप्लीकेशन आती है तो भी वो उस सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस का क्या करता है, पालन करता है. सो फ्रेंड्स, अब एक काम करो, जस्ट कॉपी डाउन दिस रिन्यूअल. Now friends, the next is key. इस पार्ट का लास्ट आंसर. Withdrawal of recognition or रिवोकेशन ऑफ रिकग्निशन. कौन कौन सी सिचुएशन में रिकग्निशन क्या हो जाएगा, रिवोक. ए, प्रोविजन. लेट के कौन से सिचुएशन में रिकग्निशन क्या हो जाएगा, रिवोक हो जाएगा. व्हेन सीजी ऑब्लिक सेबी deems fit revocation. Revoke यानी to cancel. Revocation of recognition is in interest of trade and investors. यानी फॉर एग्जाम्पल स्टॉक एक्सचेंज गलत तरीके से ऑपरेट करे, स्टॉक एक्सचेंज ऑपरेटिंग इन ए मैनर विच इज डेट्रीमेंटल यानी नुकसानकारक टू इन्वेस्टर्स, राइट. और स्टॉक एक्सचेंज इज ऑपरेटिंग इन अ मैनर that it is persistently making a non-compliance of all the instructions given by CG/SEBI.
या स्टॉक एक्सचेंज इज मेकिंग द ब्रीच ऑफ दैट, यानी जो टर्म्स एंड कंडीशंस के आधारित रिकग्निशन दिया गया था, ये वाली, ये जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का उल्लंघन किया, या फिर ये टर्म्स एंड कंडीशंस जिसके आधारित रिकग्निशन दिया था, ये टर्म्स एंड कंडीशंस का उल्लंघन किया, तो रिकग्निशन क्या हो सकता है? रिवोक। What is the process? The first, CGO oblique SEBI shall record grounds of, पहले मैंने क्या लिखा था फ्रेंड्स? रिजेक्शन इन राइटिंग. नाउ revocation in writing. Then what will happen? CGO oblique SEBI to serve notice in writing in form C to recognize stock exchange. राइट, यानी सेबी किसको बताएगा? रिकग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज को, यानी कि उसके गवर्निंग बॉडी को. देन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड. रिकग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज इज opportunity of being heard, यानी उन्हें सुनने का मौका दिया जाएगा. चौथा, still CG oblique SEBI deems fit revocation, yes, तो रिवोकेशन, एंड नो तो रिकग्निशन कंटिन्यूस. राइट, सो इस प्रकार से दिया जाता है. पहले इतना कॉपी करो, फिर मैं आपको लास्ट में बताता हूं व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ रिवोकेशन अगर होता है तो. एंड लास्ट फ्रेंड्स, मान लो कि आज कोई स्टॉक एक्सचेंज डी रिकग्नाइज हो गया और उसके अंदर कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स है, किसी ने फ्यूचर ऑप्शन करके रखा था और वो 30 डेज की पोजीशन या 3 महीने की पोजीशन दिया, अचानक से आज स्टॉक एक्सचेंज डी रिकग्नाइज हो गया, तो उन कॉन्ट्रैक्ट्स का क्या उस कॉन्ट्रैक्ट को कोई फर्क पड़ेगा? देन द आंसर इज एब्सोल्युटली नो. Central government या SEBI will consult the governing body and will make such provisions so that those contracts get shifted to another stock exchange. So bear in mind, इफेक्ट क्या होगी डी रिकग्निशन की? Then first, recognized stock exchange shall not operate because a recognized stock exchange becomes stock exchange, and
derecognition shall not affect the validity of contracts outstanding on recognized stock exchange. राइट, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट सीजी ऑब्लिक सेबी विल इंश्योर दैट इससे इन्वेस्टर्स को कोई नुकसान ना हो, सो दे विल कंसल्ट एंड दे विल डू नेसेसरी स्टेप्स. नॉर्मली दे ट्रांसफर टू अनदर स्टॉक एक्सचेंज so that the investors does not face any kind of issue because of this derecognition of a stock exchange. So friends, ये इफेक्ट भी कॉपी कर लो. Now let us read it. If such withdrawal of recognition कब? If such withdrawal is in interest of trade or public interest. तो मैंने आपको बताया ना फ्रेंड्स, जब स्टॉक मार्केट बराबर से काम ना कर रहा हो, एक्ट का उल्लंघन कर रहा हो, डेट्रीमेंटल तरीके से काम कर रहा हो, तो रिकग्निशन विल बी विथड्रॉन. कैसे? Serve a written notice on the governing body of stock exchange in form C. यानी CG/SEBI will give a notice. स्पेसिफाई द रीजंस. नोटिस शुड स्पेसिफाई द रीजन बिकॉज उन्होंने पहले रिकॉर्ड करके रखे होंगे. ये फ्रेंड्स अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड. द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल गिव अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड टू द गवर्निंग बॉडी ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, एंड इफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इज सेटिस्फाइड that the recognition should be withdrawn, it may by notification in official gazette withdraw the recognition granted to stock exchange. And no withdrawal of recognition shall affect the validity of any contract entered into or made before the date of notification. यानी कि डी रिकग्निशन के पहले जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स हुए अब अभी तक वो आउटस्टैंडिंग हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. एंड इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट विच इज आउटस्टैंडिंग एज ऑन द डेट ऑफ नोटिफिकेशन, द सेंट्रल गवर्नमेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद स्टॉक एक्सचेंज मेक द प्रोविजन एज इट डीम्स फिट. सो नॉर्मली एक स्टॉक एक्सचेंज के आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट सीधे किसके ऊपर ट्रांसफर हो जाएंगे? दूसरे स्टॉक एक्सचेंज पे. एंड ये फ्रेंड्स अब इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहा, राइट, बिकॉज इट इज विद रिस्पेक्ट टू और विद old stock exchanges, corporate and delegation of powers to SEBI. तो वो तो मैंने आपको पूरे आंसर में आपने देखा तो मैंने नोट्स में तो क्या लिखवाता रहा था मैं? CG/SEBI, CG/SEBI, CG/SEBI लिखवाता था. So here my friends we end up with this part C of our SCARA 1956. अब फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूं कि आपको मॉड्यूल में से कितना, बिकॉज आज के लेक्चर के बाद आप मॉड्यूल में से पढ़ पाओगे, तो आपको कितना पढ़ना है मैं आपको बता देता हूं. इतनी नोट्स में से पढ़ना, एंड अभी तक नोट्स ना हो तो यू कैन ऑल्सो फॉर योर कॉन्फिडेंस यू कैन रीड फ्रॉम ICAI मॉड्यूल. पहली बार मैं रीड करने के लिए दूं. सो 1.1 से उसमें बीच में जो पोर्टफोलियो वाले थे वो नहीं पढ़ोगे तो चलेगा. इतने पेजेस आप पढ़ सकते हो. उसमें भी खास जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एंड डेरिवेटिव्स वाले जो डेफिनेशंस थे FM वाले, वो आप बाद में पढ़ोगे तो चलेगा, पर बाकी सब कुछ आप पढ़ सकते हो फ्रॉम पेज 1.1 to 1.14. If you like this video, share it with your friends. Subscribe to our YouTube channel to watch more such videos and learn from our expert faculty members. Press the bell icon to get regular notifications whenever we upload a new video. Download NDI mobile app to get complete CA course online. We value your support. Thank you for watching.